नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। तो आज बड़ी खुशखबरी की बात आई है। कतार में जो हमारे पूर्व नेवी ऑफिसर्स पकड़े गए थे, उनको आज सडनली रिहा कर दिया गया और सडनली भारत आ पहुंचे। और पूरे देश में हलचल मची हुई है। क्या ऐसा क्या हुआ? तो चलिए पहले देखते हैं उनकी रिहाई का वीडियो, उसके बाद देखते हैं मेजर गौरव आर्या का एनालिसिस इस पूरे मामले के बारे में, फिर नाजिया इलाही खान का एनालिसिस। बड़ी मज़ेदार होने वाली है वीडियो। और आप सबको कंग्रेचुलेशंस कि हमारे आठ आठ में से 7 नेवी ऑफिसर्स रिहा हो गए। दे रीच्ड इंडिया, वो इंडिया आ चुके हैं। बस एक है, वो भी आ जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। चलिए देखते हैं। इन सभी के चेहरों पर वतन वापसी का सुकून है। इन सभी के परिवार वालों समेत पूरा देश कतर के फैसले से खुश है। कतर की अदालत में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पीएम मोदी के अथक प्रयासों से आज ये लोग सकुशल भारत लौट आए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी, और आप सबको, आपके घर परिवार वालों को, आपको, पूरे देश को, जो हमारे 8-9 सैनिक थे जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। 7 ऑफ देम हैव ऑलरेडी अराइव्ड एंड आर इन इंडिया। सवेरे इंडिको की फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने। एक्चुअली उनको कुछ बताया नहीं, उनको कुछ नहीं बताया कि आप छूटने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी। इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे, क्या है। वो कह रहा नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई, और अचानक ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी छोड़ना है यार, इंडिया नहीं है। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं। के जो भारत के जो रिटायर्ड 8 जो नेवी ऑफिसर्स थे जिनको सजाए मौत तो हो चुकी थी, वो रिहा हो चुके हैं। और मोदी जी की पावर है इसके अंदर, भारत जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को, क्या आप कहेगी कि इस तरह की खबर के ऊपर के जो मुझे तो यही नजर आ रहा कि जो जिस तरीके से इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल था, कि खास तौर पर कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी निजाम है और किसी को सजाए मौत हो गई है और वो फंदा उनके लिए तैयार हो चुका है, और फंदे से निकाल कर लाना बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम है कि जो पूरी दुनिया इसमें हैरत ज़दा है कि ये भारत ने काम कैसे किया, मोदी जी ने ये काम कैसे किया। थोड़ा सा इसके ऊपर, आप लॉयर भी हैं तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप इसको जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देंगी और हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा ऐसा जादू चला है कि जिसकी वजह से जो नेवी ऑफिसर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं। भाई अब ये तो होना ही है। तो मैं यहाँ थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। नाजिया इलाही खान जी को तो आप जानते हैं, ये मुजफ्फर चौधरी, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर है, ये भी कंटेंट बनाते हैं। और आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि पाकिस्तानी और पाकिस्तान दंग है, ठीक है। तो ये लोग हैरान है, डेथ पेनल्टी को कैसा लाइफ सेंटेंस किया गया, फिर लाइफ सेंटेंस से डायरेक्ट रिलीज कर दिया। तो ये नया भारत है, आपको बताता हूँ। चलो पूरी कहानी देखते हैं। मेजर गौरव आर्या, राइट, यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई, तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी, क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई। तो ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली। दोस्तों,
ये कमाल हुआ कैसे? इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ऐसा है कि इसमें जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होती है ना, जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, तो आप एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं, आप एक ऐसा तुरुप का पत्ता फेंकते हैं कि दूसरा वाला बेबस हो जाता है, और कतर को कर दिया बेबस। उसका कारण है, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल मैप है ना, ये धीरे धीरे हिल रहा है। ऐसे आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई अभी भी चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, लड़ाई चल रही है। हजारों दर हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए, किसी को कुछ नहीं पता लड़ाई कब रुकेगी। वहां पे हमास और इजराइल, उनकी ठाठा चल रही है, पता नहीं लड़ाई कब रुकेगी। सब लोगों ने 10 बार कह दिया इजराइल को, भाई रोक दो। इजराइल कहता है नहीं, जब तक पूरी तरीके से माला पहना के, टीका लगा के नारियल नहीं फोड़ेंगे, ये काम नहीं रुकने वाला। इजराइल ने भी पूरी ठाठा कर रखी है। तो इसके बीच में आता है कतर, और कतर एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे हमास के लोग एक्चुअली रहते हैं। हमास की सीनियर लीडरशिप कतर में रहती है, और कतर धीरे धीरे फंस रहा है। इसमें फंस रहा है क्यों? पहले कतर की, तुर्की की और ईरान की एक सांठगांठ थी। ईरान बीच में हो गया आइसोलेट। मैं आपको बताता हूं ईरान कैसे। ये देखिए, ये जो मोदी जी की डिप्लोमेसी चल रही है ना पीछे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शतरंज का गेम, कौन किसका कब गेम बजाए किसी को नहीं पता। इस गेम में भारत सक्सेसफुल हुआ। अब मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि हमास, हिजबुल्लाह, हुथी जितने भी हैं, इन सबको फंड करता है ईरान। दोस्तों, ईरान का यह मानना था कि जब ये लड़ाई चलेगी ना हमास और इजराइल के बीच में, इसको कंटेन कर लेंगे, यानी कि एक ज्योग्राफिकल दायरे में, एक खास भूगोल में, एक खास ज्योग्राफी में इसको हम रोक के रखेंगे। ऐसा ईरान का मानना था, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई आज की तारीख में फैली नहीं है ना यार, वो बाकी सब कोई देश उसमें तो इन्वॉल्व हुआ नहीं है। आगे पीछे से लोग डायलॉग बाजी कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और आपके पैसा डॉलर दे रहे हैं, यूरोस दे रहे हैं, पाउंड दे रहे हैं, लेकिन कोई बीच में तो नहीं कूद गया ना मैं भी लड़ूंगा अपने भाई के साथ। ऐसा तो नहीं हुआ। इन्होंने यही सोचा था कि लोग पैसा देंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़ाई जो है ये कंस्ट्रक्टेड रहेगी स्पेस में, इधर ही बंद के रह जाएगी लड़ाई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो लड़ाई फैल गई। ऐसा होता है कि जब आप सांप को ना बीन बजा के नचाते हो ना, सारे सांप बीन पे नहीं नाचते। इनको ऐसा लगा था कि जो अपने आतंकी गुट हैं उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, खासतौर से हुथियों को। हुथी आए नहीं इनके कंट्रोल में, और हुथियों ने दुनिया भर की बमबारी करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के आए जाए शिप्स को, आप स्टोरी जानते हैं, इसी प्लेटफॉर्म में द चाणक्य डायलॉग्स पे हम आपको कई बार बता चुके हैं किस तरीके से भारतीय नौसेना ने गजब का काम करा। कई लोगों को बचाया, पाकिस्तानियों को बचाया, ईरानियों को बचाया, इसको बचाया, उसको बचाया, सबको बचाया। दोस्तों, बीच में कौन गया था ईरान? जो उनके लीडर खमेनी से मिलकर आया, डॉक्टर जयशंकर गए थे ना डॉक्टर जयशंकर। और डॉक्टर जयशंकर ने जो उनसे बात करी, मीडिया में बड़ी आधी अधूरी तितरी बितरी बात आई, वहां पे बड़ी ऐसी घूमती बात हुई कि क्या हो गया, कैसे हो गया। देखिए, ईरान के ऊपर पहले से प्रेशर है। क्यों ईरान के ऊपर? इसलिए प्रेशर है क्योंकि जो कुलभूषण जाधव था, एक्स नेवल ऑफिसर, जिसको पाकिस्तान कहता है जासूस है, ये वो जासूस कुछ नहीं था, वो एक्स नेवल ऑफिसर था जो वहां पे बिजनेस कर रहा था, उसको ईरान के अंदर से उठाया। और भारत ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई हमने अपना बंदा आपके मुल्क में भेजा है, पाकिस्तानी कैसे इसको किडनैप करके ले गए। राइट, ईरान के ऊपर प्रेशर था। दूसरा ईरान के ऊपर यह प्रेशर था कि भाई वहां से जितने भी हुती हैं वो तो सारे जहाजों पे अटैक कर रहे हैं। आप समझिए ओवरऑल सिनेरियो क्या हुआ है। वहां पे जो हुती हैं वो अटैक कर रहे हैं जहाजों पे, और दुनिया भर की नेवी वहां पे आ गई है। लोग कह रहे हैं ईरान है फसाद की जड़, इसको ठोको। बीच में डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर बातचीत करते हैं, देखते हैं यार देखो सुनो, साफ सीधी बात है, मोदी जी ने तो बात कर ली है कतर के अमीर से, आप भी थोड़ा पुश करिए, क्योंकि आपका हलवा बनने वाला भाई। आपको दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको दोस्त चाहिए, आप यानी कि ईरान। डॉक्टर जयशंकर ईरान को कह रहे हैं आपको दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना आपको दोस्त, तो भाई दोस्ती का फर्ज निभाइए। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए चाबार पोर्ट बना रहे हैं, आपका कतर सगा है, कतर को जाके कोई स्टोरी सुनाओ, ये हमें बंदे अपने वापस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय नौसेना के लोगों को या हमारे वेटरन्स को कोई एरे गहरे मुल्क में फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर जगह से प्रेशर डाला। तो दोस्तों, प्रेशर, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के अमीर से बात करना, फेस टू फेस, पर्सनल, हाथ मिलाने के बाद कि भाई ये है, ठीक है। फिर डॉक्टर जयशंकर का, और बीच में फोन कॉल करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से श्री अजीत डोभाल, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ऊपर, यहां पे डॉक्टर जयशंकर, यहां पे अजीत डोभाल साहब, और तीनों ने मिला के डाला प्रेशर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और कतर ने बोला ठीक है।
और अचानक किसी ने, कोई मीडिया का बिल्डअप नहीं हुआ, कोई कैमरा नहीं थे, वो वहां से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, जैसे मीडिया करता है ना। अब उन्होंने चाय पी ली है, अब वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बीच में वो रुकेंगे अपने एम्बेसी में। एम्बेसी में ये एम्बेसडर हैं, ये सुनिए एम्बेसडर का कुछ नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं था, अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। तो ये दोस्तों पहली डिप्लोमेटिक जीत 24 घंटे में भारत। तो जैसे मेजर गौरव आर्या का एनालिसिस था, तो मैं बताना चाहता हूँ, जब जयशंकर जी ने ईरान का दौरा किया, उसके ठीक 1-2 दिन के बाद ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल ठोक दी। तो सब लोग कह रहे हैं कि इसमें जयशंकर जी का। तो आप देखिए जियोपॉलिटिक्स, कूटनीति को देखिए, कौन कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। अभी जो ये मेजर गौरव आर्या का एनालिसिस देखिए, क्योंकि हर एक का अपना ओपिनियन होता है, हर एक का अपना एनालिसिस होता है, पर जो भी खेल खेला है ये तीनों ने मिलकर खेला। मोदी जी, जयशंकर जी, अजित डोभाल जी, ये तीनों का ऐसा जोड़ है, ऐसा जोड़ भारत को आज तक नहीं मिला। ये तीनों तारीफ के काबिल है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रेन है वो तो मोदी जी का, पर उस ब्रेन के आइडियाज को फॉर्मुलेट करने के लिए जो टीम उनको मिली है वो भी बहुत बड़ी बेहतर है। तो ये पूरे भारत की जीत है। जब से मोदी जी आए हैं, एक भी आदमी जो भी बाहर वार में अटका हो या कोई फ्लड्स में अटका हो, उन्होंने एक भी जान जाने नहीं दी, एक भी भारतीय जान जाने नहीं दी। ये है मोदी जी का पावर। चलिए देखते हैं नाज़िया इलाही क्या करेंगे। ये जो भारत के जो रिटायर्ड 8 जो नेवी ऑफिसर्स थे, जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, वो रिहा हो चुके हैं। और मोदी जी की पावर है इसके अंदर, भारत जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को, क्या आप कहेगी कि इस तरह की खबर के ऊपर के जो, मुझे तो यही नजर आ रहा कि जो जिस तरीके से इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल था, कि खास तौर पर कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी निजाम है और किसी को सजाए मौत हो गई है और वो फंदा उनके लिए तैयार हो चुका है, और फंदे से निकाल कर लाना बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम है कि जो पूरी दुनिया इसमें हैरत ज़दा है कि ये भारत ने काम कैसे किया, मोदी जी ने ये काम कैसे किया। थोड़ा सा इसके ऊपर, आप लॉयर भी हैं तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप इसको जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देंगी और हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा ऐसा जादू चला है कि जिसकी वजह से जो नेवी ऑफिसर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं, नहीं अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था कि भाई, जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने, तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। तो राम मंदिर बना। जब वो किसी भी पद पर नहीं थे तब उन्होंने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे, किसी पद पर नहीं थे। उन्होंने कहा था 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ले आए। उन्होंने कहा था एक मंच पर बैठ करके जिसमें सब मतलब संत महान थे कि मुसलमान बहन और बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म होना चाहिए हमारे भारत से। जी। हुआ तो मतलब उनके मुंह से जब कुछ निकलता है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, और हमें समझ में आ चुका होता है कि अगर मोदी जी के मुंह से ये बात निकली है तो इसका मतलब है कि वो इस पर खरे उतरे। सही। वायदे की ना इख्तिलाफी, ये मोदी जी को ना पसंद है और ना वो ऐसे। और मैं मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि वो एक अवतार है। मैं ऐसा अज्यूम को नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। कई मंच पर मैंने उनको भाषण देते हुए लाइव देखा है, भले ही उस मंच पर मैं बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन जो ऑरा उनका है, जो प्रेजेंटेशन उनका है, वो बहुत चार्मफुल है। और हमने क्योंकि पढ़ा है, समझा है कि जब भी कोई देश, कोई जमीन, कोई जगह
जब बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा बेहूदगी और गंदगी हो जाती है, तो कोई ना कोई एक फरिश्ता नुमा इंसान वहां पर जन्म लेता है और वो उस चीज को ठीक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फरिश्ता मोदी जी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ ऑडियोज में आपको दिखाना चाहूंगी। जिस अवैसी के भाषण को सुन करके पाकिस्तान बड़ा उछलता है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी क्या करता है, हमेशा भारत की बुराइयां करके पाकिस्तान को खुश करता है। अब वो क्यों खुश करता है पाकिस्तान को? क्योंकि उसका बाप दादा ट्रेटर था, भारत की बुराई करने में उसका बाप दादा कई बार जेल गया है, राजोकार फौज बनाया था, बना करके पाकिस्तानियों को उसने मदद किया था उसके बाप दादा ने। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइएगा, हैदराबाद हाईकोर्ट जाइएगा, तो उसके बाप दादा के ऊपर कई ट्रेटर के केसेस है। आज भी लैंड ग्रैपर का टाइटल दिया गया था उसके दादा को, अवैसी के दादा को, जमीन कब्जा करने का टाइटल दे दिया गया था, जो कोर्ट ने दिया था। तो अब ऐसा आदमी हमेशा भारत की बुराइयां, हमेशा ये बताता रहता है कि भारत में मुसलमान बहुत सिसक रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए, और पाकिस्तान उसी को लेकर के उछलता रहता था। वो तो 9 महीने से कंटिन्यूअसली पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ मैं बैठ रही हूँ, आप जैसे लोगों के साथ, जो फैक्ट फिगर पाकिस्तान तक पहुंच पाया, फैक्ट फिगर। अब आप लोगों को भी समझ में आया कि भाई ये झूठी अफवाह थी, यहाँ पर भगवान वाले जो है वो मुसलमान ही थे, पत्थर फेंकने वाले भी मुसलमान है, बलात्कार करने वाले भी मुसलमान है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक ऐसा जरिया मिला कि मैं पाकिस्तान तक अपनी आवाज पहुंचा पाई, और आप लोगों की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। फैक्ट फिगर समझ में आया, तो मैं उनका सबसे पहले मैं उनका एक ऑडियो आपको सुनाना चाहूंगी। कुलभूषण जाधव कहाँ है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गया कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको। ठीक है, अब कांग्रेस की जिस नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, सोनिया गांधी के साड़ी से निकला हुआ जो एक मनमोहन व्रत की सरकार बना था, उसके बाद फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन सब ने आतंकवादी माइंडेड मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया, मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाकर के सपोर्ट किया। और खास करके भारत में लाखों करोड़ों मदरसे खुलवाए नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने, ताकि जब भी भारत का हिंदू अपने राष्ट्र की बात करेगा तो ये सरपंच से जुदा करेगा, यही मदरसा छाप सब जानबूझ करके। क्योंकि 26 नवंबर 1946 में भारत के हर एक व्यक्ति ने अपने आप को संविधान के समर्पित कर दिया था। ये ओथ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर है, सबसे फर्स्ट पन्ने पर। तो भारत में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति और जो है वो उसने 26 नवंबर 1946 को अपने आप को भारत के संविधान के ऊपर समर्पित कर दिया। तो फिर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से आया, ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आया, ये हलाल सर्टिफिकेशन कहाँ से आया, ये इत्तेहादुल मुहतदीन कहाँ से आया, ये सारे जो मजलिस और जलसे जो हुए ये कहाँ से हो रहे हैं। अभी हमने रिसेंट कर्दवानी में देखा, ये कांग्रेस ने इंटेंशनली किया था ताकि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड वो करते रहे सबको और रूल कांग्रेस करता रहे। अब देखिए कांग्रेस की स्पोक पर्सन का मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अगर 2022 से ये 8 नौसेना के अधिकारी कतर की जेलों में उन पर मुकदमा चल रहा है, जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया, और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो सरकार हाथ में हाथ धरे क्यों बैठी है? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहाँ पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों? अगस्त 2022 सुन लिया ये हालांकि हिंदू है, लेकिन अगर इनको कहा जाए कि मुसलमान पाड़ा मोहल्ला में जाकर के रहो तो ये नहीं जाएंगे। तो इनको पता है कि साड़ी खोल खोल के बलात्कार करेगा मुसलमान। ये रहेंगी बंगला में, ये रहेंगी बहुत पॉश और लैविश बंगले में, लेकिन दूर से सपोर्ट करेंगी कांग्रेस के लोग मुसलमानों को, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान के पास ये 1 सेकंड नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि मुसलमान सबसे पहले औरत का छाती देखता है, सबसे पहले। ठीक है, अगर ना देखता होता तो नकाब पहनाने की बात ही नहीं करता।
अगर आंखों में शर्म होता तो नकाब पहनाने की बात ही नहीं करता। अब इन्होंने कहा कि G20 में कतर के प्रेसिडेंशियल को बुला करके, वहां के ब्यूरोक्रेट को बुला करके मोदी जी मेहमान नवाजी कर रहे थे, फीफा में उनको बधाइयां दे रहे थे। तो भैया मोदी जी ठहरे कट्टर हिंदू। उन्होंने अपने वेदों और ग्रंथों में किसी को गाली दे करके, पत्थर मार करके, किसी के साथ बुरा कर करके अपने डिमांड को पूरा करने की कोशिश वो कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक किताबों में ये पढ़ा ही नहीं। एक कहावत है कि मुंह खाता है ना तो आंख लजाता है। तो इतना ज्यादा उनकी मेहमान नवाजी कर दी मोदी जी ने, और उस मेहमान नवाजी के दौरान ही मोदी जी ने मांग लिया वो दस्तावेज कि भैया कतर वो दस्तावेज दे दो जिससे ये साबित होता है कि मेरे 8 नेवी को तुम्हारे देश में फांसी दे देनी पड़े। अब मुंह ने खा लिया कतर के ब्यूरोक्रेट और प्रेसिडेंशियल ने, आंख लज गया। तो कहा कि नहीं, ये तो हमने पाकिस्तान और चाइना के कहने पर में तो मैंने ये कर लिया था। अब हमारे अजीत डोभाल जी और डॉक्टर एस जयशंकर के जितने भी ब्यूरोक्रेट थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी वाले पहुंच गए कतर। हालांकि उस दौरान हमने देखा है कि फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी लगने से पहले चाइना का बहुत दौरा कतर में हुआ था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट का दौरा हुआ था। इवन आपके मुनीम के नीचे जो लोग हैं वो लोग भी कतर जाकर के वहां पर खिचड़ी बिचड़ी पका रहे थे। ये सारी चीजें देख रहे थे हम भी। हर वो व्यक्ति नोटिस में रखा हुआ था जो देश से बहुत प्यार करता है, भारत से बहुत प्यार करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी ये सारी चीजें देख रहे थे। तो कतर बेचारा चाइना और पाकिस्तान के बहकावे में आकर के उत्तेजित होकर के हीरो बनने निकल गया। अब इसी दौरान हमने कनाडा का हाल देख लिया, कतर ने भी देख लिया कि जस्टिन ट्रूडो सारे विधवा हो गए। उसके बाद फिर हमने मालदीव्स भी देख लिया। फिर देखा जस्टिन ट्रूडो और कतर ने कि भैया ये तो हाथ में भीख का कटोरा दे दिया मोदी जी ने, और बोला भी कुछ नहीं, सिर्फ 4 तस्वीरें खिंचाई और मालदीव्स बर्बाद, कनाडा बर्बाद। अब कनाडा इतना ज्यादा कर्ज लेकर के बैठा हुआ है हमारा कि परेशान हो गया। फिर मालदीव्स को देखा गया कि भाई आलू नहीं है, प्याज नहीं है, पानी नहीं है। अब मालदीव्स मांग रहा है, हम दे नहीं रहे हैं, अब चलाओ अपने आप को। तो कतर को लगा कि भाई ये हमने गलत पंगा ले लिया। ये अब वो नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया के आंचल वाला सरकार नहीं है, ये भाई कट्टर हिंदू का सरकार। और एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में भारत चल रहा है जो व्यक्ति फ्लड आने पर और अर्थक्वेक आने पर जानवरों को की जान बचाने के लिए भी अलग से सिक्योरिटी भेजता है, अलग से उनको सेव करके लेकर आने के लिए ऑफिसर्स जाते हैं। तो जिसकी नजरों में जानवरों की इतनी मतलब वैल्यू है, तो उनकी नजरों में इंसान की कितनी वैल्यू होगी, जबरदस्त वैल्यू होगी। अभी कनाडा में ही जो कुछ हुआ, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे या जो लोग भारत के रह रहे थे वो बड़े मजे में आ गए। हम लोग सेफली उसको लेकर के आए। उसके बाद फिर फलस्तीन और हमास का जो इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी हमारे जितने इंडियंस थे वो बहुत सेफली आ गए, किसी को एक खरोच तक नहीं आया। जो मीडिया वाले गए थे उन पर भी पूरी नजर हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की थी कि भाई आप करो, सारे न्यूज रिपोर्ट करो और आप आ सकते हो आराम से। उसको अच्छे से लाया गया। अब तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो भाई कह दिया कि भाई हमारे यहाँ वर्कर आप भेजिए, हम नहीं नौकरी देंगे अब हमास वालों को, फिर हमारी दो बेटियों को बलात्कार करेगा। तो ये या पीछे आप चले जाइए, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां से इंडियंस को लेकर के आना। मोदी जी ने 10 साल में एक भी जान को जाने नहीं दिया है, बिल्कुल जाने नहीं दिया है। तो जो इंसान इतना जिम्मेदार है, जो इंसान अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से पूरा करता है, जो इंसान अपनी जिम्मेदारी के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति पिछले 10 साल में 10 सेकंड की छुट्टी नहीं लिया है, जो व्यक्ति सुबह में इंडोनेशिया में दिखाई देता है तो रात में G20 की मीटिंग में सबको ऑनर करते हुए दिखाई देता है, जो व्यक्ति भारत को सिर्फ भारत राष्ट्र नहीं अपनी माँ का दर्जा देता है, तो उस व्यक्ति का रहने वाला हर पुत्र और हर पुत्री की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। तो ये जो जितने भी आग और पलीदा लगाने वाले कांग्रेस और अवेसी होते हैं, इनके मुंह में ऐसे ही कालिक लगती है। तो ये थी आज की वीडियो। देखिए मोदी जी जो है ना,
उनका विजन, उनकी सोच, उनका थिंकिंग पावर। और ये जो त्रिमूर्ति की जोड़ी बैठी है, जयशंकर जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जी और मोदी जी, ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको कोई हरा नहीं सकता। इनके पास हर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाल लेते, और सोल्यूशन भी ऐसा कि सामने वाला चू नहीं करता, बस मान जाता। तो ये हमारी लकी ट्री है भारत के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लीडर्स हमारे टाइम में आए। ऑपोजिशन वाले तो बोलते रहेंगे कुलभूषण जाधव को तो कब कब का पकड़ा हुआ है, तब से तो कोई किसी ने नहीं पकड़ा। हाँ, कुलभूषण जाधव भी आए हैं, उनको भी लाया जाए, बस समय समय की बात, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। चलो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।